बच्चों, नमस्कार। हिंदी की आज की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको जो विषय करवाने जा रही हूँ वो व्याकरण का एक ऐसा उप विषय है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप अपने भावों को दूसरों के सामने सही रूप से प्रकट कर पाएंगे। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। बच्चों, मैंने आपके सामने दो वाक्य कहे। पहला वाक्य क्या था? रोको मत जाने दो। इसका अर्थ आप क्या समझे कि जो भी जा रहा है उसे रोक लो, मत जाने दो। और दूसरा वाक्य मैंने क्या कहा? रोको मत जाने दो। इसका मतलब जो जा रहा है उसे रोको मत, उसे जाने दो। शब्द तो वही चार थे, रोको मत जाने दो, लेकिन इन चार शब्दों में जो हमने विराम लगाया, जहां हम थोड़ी देर के लिए रुके, वहां से हमें पता लगा कि इसका अर्थ क्या है। जो वक्ता है, जो कहना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है। तो हम अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए जब थोड़ी देर के लिए रुकते हैं या जहां हम थोड़ी देर के लिए विराम लगाते हैं, उसे हम जिन चिन्हों के द्वारा भाषा में प्रकट करते हैं उसे विराम चिन्ह कहा जाता है। और यही मेरा आज का विषय भी है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हिंदी भाषा को बहुत सरल तरीके से दूसरों के समक्ष प्रकट करने के लिए, अपने भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वे किस तरह से करते हैं। अर्थात किस वाक्य में कहां पर कौन सा विराम चिन्ह लगाना है, ये आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा समझाऊंगी। तो चलिए विराम चिन्ह को समझने का प्रयास करते हैं और उसके द्वारा हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सीखते हैं। परिभाषा: वाक्य में भावों की स्पष्टता के लिए रुकना ही विराम कहलाता है और विराम को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में आते हैं वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। बच्चों, कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अपूर्ण विराम, योजक, निर्देशक, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक, लाघव चिन्ह, त्रुटि बोधक, तुल्यता सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति बोधक और समाप्ति बोधक चिन्ह। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों में समाप्त होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे वीणा सुबह मंदिर जाती है। बच्चों, यहाँ पर इस वाक्य के समाप्त होने पर जो चिन्ह है वो पूर्ण विराम है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर पूरी तरह से हम रुक गए, इसके बाद हमने कुछ नहीं लिखना। अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में भी पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे राही ने मुझसे पूछा कि यह सड़क किधर जाती है। बच्चों, यहाँ है तो यह प्रश्न, लेकिन यह अप्रत्यक्ष ढंग से पूछा गया है, यानी सीधा सीधा नहीं पूछा गया, इसलिए यहाँ पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा विराम चिन्ह है अल्प विराम। जहां पढ़ते समय अल्प अर्थात थोड़े समय के लिए रुकना हो, वहां लिखते समय अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे एक स्थान पर समान महत्व वाले पदों, क्रियाओं अथवा वाक्यांशों के मध्य नरेश, गौतम और सुरेश खेल रहे हैं। खेलो, कूदो और मौज करो। मैं सवेरे उठता हूँ, स्नान करता हूँ, तैयार होता हूँ और दफ्तर चला जाता हूँ। बच्चों, यहाँ पर एक ही तरह के पद हैं, एक ही तरह की क्रियाएं हो रही हैं, इसलिए इनके मध्य अल्प विराम का निशान लगाया गया है। जहां शब्दों की पुनरावृत्ति हो, बच्चों पुनरावृत्ति का अर्थ होता है कि एक ही शब्द का बार बार आना या दोहराई। जहां शब्दों की पुनरावृत्ति हो या उन पर बल दिया जाए, वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे हाँ हाँ,
मैं वहां जरूर जाऊंगा। पर, परंतु, किंतु, अतः, इसलिए आदि से शुरू होने वाले उपवाक्य से पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह गरीब है किंतु लालची नहीं है। हाँ, नहीं, तो, बस, सचमुच, अच्छा आदि से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे हाँ, तुम कल आ जाना। बच्चों, विशेषण उपवाक्य का प्रयोग वाक्य के बीच हो तब अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह बच्चा जो रो रहा था कहाँ गया। वाक्य में आए शब्द युग्मों को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे सच और झूठ, पाप और पुण्य, अच्छे और बुरे का फैसला आज होकर ही रहेगा। तारीख और सन को अलग अलग दिखाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे 15 अगस्त सन 1947। संख्या के अंकों के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आदि। पत्र एवं प्रार्थना पत्र में अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे अभिवादन में, बच्चों अभिवादन का अर्थ होता है किसी को सम्मान देने वाले शब्दों का इस्तेमाल करना। पूज्य माता जी, प्रिय मित्र आदि में। समापन में अर्थात पत्र या प्रार्थना पत्र के समापन के समय आपका आज्ञाकारी, भवदीय आदि में। पता लिखते समय, पत्र के अंत में जब हम पता लिखते हैं उस समय भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे विनोद कुमार, मकान नंबर 10, आदर्श नगर, जालंधर। जो संज्ञा संबोधन कारक में आती है उसके बाद अल्प विराम प्रयुक्त होता है। अर्थात जब हम किसी संज्ञा का प्रयोग किसी को पुकारने में करते हैं तो वहां अल्प विराम लगता है। जैसे बच्चों इधर मत खेलो। उद्धरण चिन्ह के पूर्व भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बच्चों उद्धरण चिन्ह मैं आपको आगे समझाने वाली हूं। बच्चों तीसरा विराम चिन्ह है अर्ध विराम। जहां अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे संयुक्त वाक्य के उपवाक्य में जहां परस्पर संबंध न हो वहां अर्ध विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। बच्चों यहाँ पर एक बात समझो कि एक पूरे वाक्य के अंदर जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं उन्हें उपवाक्य कहा जाता है। जब इन उपवाक्यों में आपस में कोई संबंध ना हो तब वहां अर्धविराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। जैसे कपड़े प्रेस करने हैं, दूध गर्म करना है, सब्जी लानी है, आधे घंटे में यह सब कुछ नहीं हो सकता। विरोधपूर्ण कथनों को अलग करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। यानी दो बातें जो बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत हैं, जो नहीं हो सकती, उनको अलग करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे चंद्रशेखर आजाद नहीं रहे, वे अमर हो गए। सुरेश बहुत बहादुर है मगर वह डरता भी है। बच्चों चौथा विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक। जिस विराम चिन्ह का प्रयोग प्रश्न बोधक वाक्य के अंत में होता है वह प्रश्नवाचक कहलाता है। जैसे आपका क्या नाम है? अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह की बजाय पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है। बच्चों पांचवा विराम चिन्ह है विस्मयादि बोधक। जिस विराम चिन्ह का प्रयोग विस्मय, बच्चों विस्मय का अर्थ है हैरानी, हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, भय यानी डर, घृणा यानी नफरत
आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द के बाद किया जाता है वह विस्मयादि बोधक कहलाता है। जैसे विस्मय, हैं मनिंदर कक्षा में प्रथम आया है। हर्ष, आहा कितना सुंदर दृश्य है। शोक, हाय उसकी मां का देहांत हो गया। भय, उफ कितना दर्दनाक दृश्य है। घृणा, धिक महापुरुषों की निंदा करते हो। स्वीकार, जी हां आप कल आ जाइए। चेतावनी, सावधान आगे खतरा है। आशीर्वाद, दीर्घायु हो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। बच्चों, छठा विराम चिन्ह है अपूर्ण विराम। अर्ध विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम समय के विराम के लिए अपूर्ण विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। किसी कथन को अलग बताते समय इसका प्रयोग किया जाता है। इसे उपविराम भी कहते हैं। जैसे अंतरिक्ष परी कल्पना चावला। अगला विराम चिन्ह है योजक। इसका प्रयोग समान स्तर के दो शब्दों को जोड़ने के लिए और तुलना करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जहां दोनों खंड समान रूप से प्रधान हो परंतु और शब्द लुप्त रहे। बच्चों, इसका अर्थ है कि जहां दोनों शब्द समान रूप से प्रमुख हों, प्रधान हों, लेकिन उन दोनों के बीच और शब्द गायब हो, जैसे माता, पिता आदि। शब्दों की पुनरुक्ति में, यानी जहां एक शब्द बार बार आया हो, गांव गांव आदि। विपरीतार्थक शब्दों के बीच, यानी दो विलोम शब्दों के बीच, अधिक कम आदि। जहां एक अर्थ वाले दो शब्दों का इकट्ठा प्रयोग होता है, खेल कूद आदि। यदि शब्दों के बीच का, के, की लुप्त रहे तो उनके बीच योजक चिन्ह प्रयुक्त होता है। जैसे भगत सिंह सच्चे देशभक्त थे। संज्ञा, विशेषण तथा सा, सी के बीच योजक चिन्ह लगता है। जैसे वह गरीब सी लड़की लग रही थी। बच्चों, अगला विराम चिन्ह है निर्देशक। योजक चिन्ह से इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। संवादों में वक्ता सूचक शब्दों के बाद, यानी जो इंसान बोल रहा है उसे हम वक्ता कहते हैं, उसके बाद इसका प्रयोग होता है। जैसे सिद्धेश्वर, कैसी तबीयत है राय साहब की। सरोजिनी, बिल्कुल गुमसुम हो गए हैं। सवेरे डॉक्टर को बुलाने कृपा को भेजा था पर वह उस समय मिला नहीं। उद्धरण के अंत में लेखक के नाम के पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे न पुरुषार्थ बिना स्वर्ग है, न पुरुषार्थ बिना अपवर्ग है। मैथिली शरण गुप्त, अर्थात यहाँ लेखक के नाम के पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। निक्षेपित वाक्यों, बीच में कहीं जोड़े गए स्वतंत्र वाक्य को निक्षेपित वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों की आगे और पीछे निर्देशक चिन्ह लगता है। जैसे मेरा मित्र जॉन जब भी दिल्ली आता है मुझे मिलकर जाता है। किसी वाक्य में वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। जैसे उदाहरण आदि शब्दों के बाद पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, शेर आदि। निम्नलिखित हैं, नीचे देखिए आदि के बाद निर्देशक चिन्ह लगता है। जैसे नित्य पुल्लिंग के उदाहरण निम्नलिखित हैं, खटमल, भेड़िया आदि। विषय विभाग संबंधी हर एक शीर्षक के आगे भाषा, लिपि, वर्ण आदि। बच्चों, 9वां विराम चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। इसके दो रूप हैं,
इकहरा यानी दोनों तरफ ये चिन्ह इकहरा लगता है, एक लगता है, और दुहरा यानी दो। इकहरा किसी व्यक्ति का नाम या उपनाम या किसी पुस्तक का नाम इकहरे उद्धरण चिन्ह द्वारा लिखा जाता है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि। दुहरा उद्धरण चिन्ह किसी के द्वारा कहे गए कथन या किसी पुस्तक की पंक्ति या अनुच्छेद को ज्यों के त्यों उद्धृत करने में दुहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे नेपोलियन ने कहा था, असंभव एक शब्द है जो मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। बच्चों, दोहरा उद्धरण चिन्ह वहां लगता है जब किसी ने कोई बात कही हो और उस बात को हम ज्यों का त्यों दोहरा रहे हों। 10वां विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। जब वाक्यांशों के विषय में कुछ सूचना या निर्देश आदि देना हो तो विवरण चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। अपूर्ण के साथ निर्देशक का चिन्ह लगाकर विवरण चिन्ह बनता है। जैसे पाठ का सार इस प्रकार है। बच्चों, 11वां विराम चिन्ह है कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। किसी पद या पदबंध का अर्थ देना हो या कोई सूचना देनी हो तो उसे कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। जैसे चाचा जी जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। क्रमवाचक अंकों या अक्षरों के साथ 1, 2, 3 या फिर क, ख, ग आदि। अगला विराम चिन्ह है लाघव चिन्ह। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे पंडित, डॉक्टर आदि। इसे जब संक्षिप्त रूप में लिखना हो तो साथ में लाघव चिन्ह लगता है। अगला विराम चिन्ह है त्रुटि बोधक। जब लिखते समय कोई शब्द या अंश त्रुटि से यानी गलती से लिखना रह जाता है तो इस चिन्ह का प्रयोग कर उस शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे भगत सिंह ने देश खातिर अपना बलिदान दिया। यहाँ पर की शब्द यदि हम लिखना भूल गए हैं तो त्रुटि बोधक चिन्ह लगाकर हम उसे ऊपर लिख सकते हैं। अगला विराम चिन्ह है तुल्यता सूचक चिन्ह यानी बराबरी का निशान। इस चिन्ह का प्रयोग समानता अथवा अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे 4 गुणा 4 आगे तुल्यता सूचक चिन्ह 16। हिम जमा आलय आगे तुल्यता सूचक चिन्ह हिमालय। अगला विराम चिन्ह है पुनरुक्ति बोधक चिन्ह। जब ऊपर लिखी हुई बात को या वाक्यांश को फिर से नीचे लिखना होता है तो नीचे ठीक उन्हीं शब्दों के नीचे पुनरुक्ति बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विशेषण की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए, क्रिया की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। यहाँ पर बाकी सभी शब्द समान हैं, इसलिए उनके स्थान पर पुनरुक्ति बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अंतिम विराम चिन्ह है समाप्ति बोधक चिन्ह। समाप्ति बोधक चिन्ह का प्रयोग किसी निबंध, लेख अथवा ग्रंथ आदि की समाप्ति पर किया जाता है। जैसे अंत में कहा जा सकता है कि समय का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर जी ने ठीक ही कहा है, काल्ह करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसके अंत में समाप्ति बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि विराम चिन्हों का प्रयोग आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अपने भावों को और विचारों को विराम चिन्हों के द्वारा किस तरह से स्पष्ट करना है, वह इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इस विराम चिन्ह का लिखित रूप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप इसी प्रकार से हिंदी भाषा से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
और इसी तरह से पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।